नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी ड्रीम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी वैकेंसी जो 2023 के लिए जो अलॉटमेंट हुआ है उसके बारे में कि आप इस भर्ती में अपनी सीट कैसे सुनिश्चित करें और फाइनली आप जॉब को कैसे पाएँ। दोस्तों, वीडियो में बने रहें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, मैं एसएससी जीडी से संबंधित लगभग सभी जानकारी देता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले एसएससी जीडी है क्या? दोस्तों, ये एक ऐसा जॉब है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एसएससी जीडी जो कर्मचारी चयन आयोग होता है, इसमें जो सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जो जीडी मतलब सिपाही रैंक के लिए जो भर्ती होते हैं, उसके लिए ही जो एक परीक्षा होती है जो एसएससी जीडी के नाम से हम जानते हैं। इसमें सीएपीएफ जो फोर्स है, इसमें कुछ फोर्स हैं, उनके मैं नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनआईए, असम राइफल्स, एसएसबी और आजकल एनसीबी और एनआईए भी कर रखा है इसमें। तो थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा इसके सबसे पहले इसका जो मेजरमेंट क्या होता है, क्या क्राइटेरिया है। दोस्तों, इस परीक्षा को पास करने के लिए सबसे पहले आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। अगर आप 10वीं पास होते हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। आपने किसी भी बोर्ड से पास किया हो, कहीं से भी पास किया हो, लेकिन आप 10 पास हैं तो आप इसके लिए भर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपका जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है वो 170 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट 80 और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर। साथ ही साथ अगर बात करें गर्ल्स की तो उनका 162 सेंटीमीटर हाइट और 157। बाकी बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी कैटेगरी और आपके एरिया पर। तो इसमें ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, बस इतना ही बताएँगे कि अगर आप पहाड़ के क्षेत्र से आते हैं, जो पहले से आपके नोटिफ़िकेशन में दे रखा है, इन स्टेट से और इन जगहों से बिलॉन्ग करने वाले लोगों की हाइट इतनी होनी चाहिए। तो जनरल टाइप में है, जैसे अब बात करें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जो भी स्टेट हैं या बिना कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट जो हमने पहले बताया 80 से 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पुलाव के साथ होना चाहिए। एलिजिबिलिटी हमने बताई। और इसमें दोस्तों होता क्या है, किस तरीके से भर्ती हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसमें आपका जो फिजिकल है वो ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन हाँ एक स्टैंडर्ड लेवल का फिजिकल होता है, जिसमें आपको लगभग थोड़ी सी तैयारी करने पर आप इसके फिजिकल को क्लियर कर सकते हैं। इसमें 5 किलोमीटर रनिंग होती है जो कि 24 मिनट में होती है, और अगर आप 17 मिनट में या 15 मिनट में, 14-13 मिनट में अगर इस रनिंग को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको कोई बोनस अंक नहीं मिलेंगे। आपको बस रनिंग को क्वालिफाई करना होता है। चेस्ट जैसा हमने बताया जो 80 से 85 सेंटीमीटर, और इसमें किसी भी प्रकार का ऊंची कूद, लंबी कूद, बाधा वाली कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। फिजिकल में बस आपका इतना ही चेक होता है कि आपका 170 सेंटीमीटर हाइट और आपका चेस्ट, और दोस्तों आपका वेट चेक होता है। जो वेट का स्टैंडर्ड होता है, मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो उसमें से 100 माइनस कर दो, 105 माइनस कर दो। जितनी हाइट है, जितने सेंटीमीटर हाइट है उसमें से 105 घटा दो, उतना वेट है तो आप परफेक्ट हैं। और 10% वेरिएशन और बाकी बहुत कुछ डिपेंड करता है मेडिकल क्या जो आप नोटिफिकेशन देखें उसमें। नॉर्मली इतना ही होता है। ये आपका कुछ ये वेट का होता है। वेट ये सब करने के बाद आपका जो रिटन एग्ज़ाम है जो कि सबसे पहले होता है, तो उसमें आपके कुछ सिलेबस जो मैं आपको बताना चाहूँगा मोटा-मोटी। सबसे पहले मैथ में आपका जैसे जो भी आता है, एडवांस और अलजेब्रा जो भी है, ये सब चीज़ें आती हैं और ज़्यादा टफ नहीं, एक मानक इसका जो 10th लेवल है उसी के अकॉर्डिंग ही होता है। मैथ के बाद बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग भी एसएससी जैसा लेती है। वो आपके जो इसका सिलेबस होगा उसमें आपको पूरा देखने को मिलेगा। उसके बाद जीएस, उसके बाद हिंदी या इंग्लिश, डिपेंड करता है आप किस में एग्ज़ाम देना चाहेंगे, कौन सा हिंदी का देना चाहेंगे या इंग्लिश का। इन दो में से आपको एक सेलेक्ट करना होता है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश देख लें, और अगर आपका हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों, हिंदी का लेवल बहुत ही ईजी होता है। अगर आप अच्छे से मेहनत कर लें तो आप पूरे 100% नंबर ला सकते हैं। दोस्तों, पहले क्या था कि ये एग्ज़ाम 100 नंबर का था। आज कुछ इसका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं, और पर क्वेश्चन का 2 नंबर और उसके साथ माइनस मार्किंग भी जो कि 0.25% की हो गई है। तो इसमें आपका 160 नंबर का लगभग 160 नंबर का एग्ज़ाम होता है। और कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों हर एक स्टेट का सिस्टम अलग-अलग है। कट ऑफ तो आप समझते ही होंगे, लेकिन फिर भी मेरा जहाँ तक मानना है, अगर आप किसी भी परीक्षा में जॉब पाना चाहते हैं तो आपका 60 से 70%, 75% नंबर होना ज़रूरी है। क्योंकि इसमें भी होता है क्या है कि कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ जाती है, ईडब्ल्यूएस की अलग जाती है और
नक्सल की अलग जाती है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की अलग जाती है, SC OBC इसकी अलग अलग जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप 60% से 70% के बीच में नंबर लाते हैं तो आप लगभग सेफ जोन में आ जाते हैं। और फिर डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो स्टेट जैसे अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं और MP से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, बिहार से, हरियाणा से, तो आपको 70% के लगभग नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप इतना लाते हैं तो आप लगभग मुझे लगता है कि एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर जाएंगे। क्वालिफ़ाई करने के बाद जैसे एग्ज़ाम क्लियर हो गया उसके 1 महीने या 1.5 महीने के बाद आपका फ़िज़िकल जैसे मैंने पहले बता ही दिया। फिर इस इतना होने के बाद फिर एक बार मेरिट आएगी, फिर आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे अपने नेक्स्ट स्टेज मेडिकल एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों मेडिकल का स्टैंडर्ड इतना टफ़ नहीं है जैसे कि बात करें आर्मी के कंपेयर में यहाँ पर नॉर्मली ही चेक होता है। जैसे सबसे पहले आपको फिज़िकली रूप से देखा जाता है, उसके बाद मैं ऊपर से शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपके कान देखे जाते हैं, कान के बाद फिर आपकी आँखें, फिर आपका नाक। नाक में दोस्तों क्या देखा जाता है, कान में ये ऐसे देखेंगे इसके अंदर कोई गाँठ तो नहीं है। कोई गाँठ होने से या फिर बहुत से कई लोगों का कान गंदा होता है तो फिर थोड़ा दिक्कत होती है, उसको साफ़ करना होता है। नाक में DNS प्रॉब्लम तो नहीं है। आँखों में आई साइट जैसे कलर विज़न, नियर विज़न, डिस्टेंस विज़न, ये रोटेट ऐसे पुतली का रोटेशन देखा जाता है और भींगापन तो नहीं है। और दोस्तों आपके मुंह में बात करें तो आपका सबसे पहले देखा जाता है दांत। दांत टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, उल्टे सीधे तो नहीं है, दांत गायब तो नहीं है, टूटे तो नहीं है, कीड़ा तो नहीं लगा है। और अगर आपका एक दो दांत ख़राब है तो आप उसको सही करा सकते हैं, फिलअप करा सकते हैं, या जो भी उसका सही इलाज है वो दिखा कर के करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका फिर सीधे हम आते हैं आपके ये चेस्ट में। कई लोगों का चेस्ट ऊंचा नीचा उठा हुआ होता है, कुछ और प्रॉब्लम होती है देखा जाता है। फिर हाथ की बात करें तो दोस्तों हाथों में आपका कैरी एंगल देखा जाता है, कैरी एंगल तो नहीं है। कोई उंगली आपकी जो जैसे ये है ट्रिगर फिंगर जिसको बोलते हैं फ़ौज की भाषा में, आपकी बिल्कुल ख़राब तो नहीं। जैसे ये मेरी उंगली थी थोड़ी टेढ़ी है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। उसके बाद हम फिर सीधे नीचे आते हैं। हाँ, पूरे शरीर में अगर कोई सफ़ेद दाग या ऐसा कुछ स्किन इन्फेक्शन जो कि गंभीर है जिसका इलाज नहीं हो सकता है तो वो सब देखे जाते हैं। उसके बाद फिर आपका नीचे की बात देखे जाए, पीछे में रीढ़ की हड्डी देखी जाती है। उसके बाद फिर आपका प्राइवेट पार्ट देखा जाता है, उसमें वेरिकोसील तो नहीं है, वो चीज़ें देखी जाती हैं। और कोई एक और कुछ बीमारी का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। बहुत सी बीमारियाँ अलग अलग तरीके की होती हैं जो आपके प्राइवेट पार्ट में होती है, वैसी कोई तो नहीं है। उसके बाद फिर आपका देखा जाता है नौकनी, नौकनी तो नहीं है। नौकनी के बाद फिर आपका देखा जाता है जो फ्लैट फुट होता है वो तो नहीं है। और पैर में कोई ऐसी उंगली कटी वटी तो नहीं है, 6 फिंगर तो नहीं है। ये कुछ मोटा मोटी ऐसा चेक होता है। फिर उसके बाद देखा जाता है आपका BP। दोस्तों BP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक परीक्षा के लिए, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू या फिर अपना फिज़िकल एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ पर आपका BP बढ़ ही जाता है। तो कोशिश करें कि इन सभी चीज़ों को इतना ज़्यादा मत सोचें जिससे कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, ये क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसा नहीं सोचेंगे तो आपका निश्चित ही BP बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके जो जहाँ तक मेडिकल हो जाता है फिर आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, क्या आपने सही डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, क्या आपका आधार कार्ड सही है, क्या आपके पिताजी का नाम सही है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली देखी जाती हैं। ये इन सभी और दोस्तों मैं इतना बता दूँ, ये सब होने के बाद भी बहुत से लोग, अभी आपने सुना भी होगा कि सब कुछ हो गया फिर भी जॉब नहीं लगी। तो उसमें सबसे पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो फिंगरप्रिंट, जैसे ये आपका फिंगरप्रिंट होता है बायोमेट्रिक, ये ध्यान दे करके करवाना है, बायोमेट्रिक मिसमैच ना हो जाए। अगर आप बायोमेट्रिक मिसमैच हो जाते हैं तो आपको विद हेल्थ की कैटेगरी में जाना पड़ जाता है, जिसके लिए बहुत बड़ा वेरिफिकेशन, बहुत लंबा टाइम लग जाता है, 1 साल 1.5 साल भी लग जाता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। और उसके बाद लगभग इस सभी प्रक्रिया में आपको 1 साल लग जाता है और 1 साल के अंदर आप जॉइन कर लेते हैं। आज के समय में आने वाले टाइम में SSC का प्रोसीजर कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा इस पर हम बात नहीं कर सकते अभी, लेकिन मोटा मोटी 1 साल या उससे कम समय में ये हो जाता है। दोस्तों अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि कितनी वैकेंसी आ रही हैं, फिर भी अगर देखा जाए राउंड फिगर में लगभग 50,000 के करीब वैकेंसी आने की संभावना है। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। सबसे पहले आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिटन एग्ज़ाम, आफ्टर ऑल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, बीच वाला तो हो ही जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप नए
सिरे से तैयारी कर रहे हैं तो एक बार मुझे बताएं कि आप कौन सी जानकारी चाहते हैं, तो कोशिश करूँगा उन सभी जानकारियों को देने का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।